नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.2 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कुछ चर्चा जो है एक हमें करनी होगी, ताकि हम जो है अच्छे से समझ पाएँ कि प्रश्नावली 4.2 को हम किस तरह से हल कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे बच्चों कि आपने कई बार कागज़ पर जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची होंगी इस तरह से। ठीक है, तो जब भी आप कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं पेंसिल से या पेन से, तो जो भी आकृतियाँ आपके सामने दिखाई देती, जैसे ये स्क्रीन पर एक मैंने बनाई है ना, एक ऐसी खींच दी आपने, ठीक है, फिर एक ऐसी ऐसी खींच दी आपने ये, तो ये जितनी भी आकृतियां हैं इनको आप कहेंगे वक्र। इन आकृतियों को आप कहेंगे बच्चों वक्र कहेंगे आप। और मैं आपको बता दूं कि कुछ आकृतियां जो है ना, वो कागज़ पर आप बिना पेंसिल उठाए, बिना स्केल का प्रयोग किए बना लेते हैं। इन्हीं को हम वक्र कहते हैं। बिना पेंसिल उठाई गई, एक बार में बनाई गई कोई भी आकृति वक्र कहलाती है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो वक्र का मतलब क्या होता है बच्चों? वक्र का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जो सीधी नहीं है, जो सीधी नहीं है। जैसे कि ये मैंने एक लाइन खींच दी, तो आप सामान्य भाषा में इसे वक्र नहीं कहेंगे। लेकिन गणित हम पढ़ रहे हैं, हम गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में क्या होता है बच्चों कि वक्र जो है ना, वो सीधा भी हो सकता है। ठीक है, गणित में वक्र जो है वो सीधा भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइएगा कि यदि कोई वक्र है, आप ऐसा कोई वक्र बनाएं जिसमें क्या हो ना कि वो जो वक्र है वो खुद को कहीं से काटे नहीं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक ये वक्र मैंने बनाया। अब बताइए, क्या ये वक्र कहीं से भी खुद को काट रहा है? नहीं काट रहा है ना। ठीक है, तो ये जो वक्र जो खुद को नहीं काटता है ना, या कोई ऐसा वक्र मान लीजिए मैंने बना दिया जो खुद को कहीं से नहीं काट रहा, तो ये जो वक्र है ना, ये सरल वक्र कहलाएंगे। ये वक्र सरल वक्र कहलाते हैं, जो खुद को कभी नहीं काटते। एक ऐसा बना दिया, क्या ये खुद को काट रहा है? नहीं काट रहा, तो ये जो वक्र हैं ये सरल वक्र कहलाएंगे। और बाकी के जो वक्र हैं जो खुद को काट लेते हैं, जैसे कि ये, तो ये जो है ये सरल वक्र नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि सरल वक्र क्या होता है और सरल वक्र क्या नहीं होता है। ठीक, ये तो हमने समझ लिया। अब एक और चीज़ जो हमें ध्यान से समझनी चाहिए वो क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ये मैं एक आकृति बना रहा हूँ यहाँ पे। ये एक आकृति मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, एक बिंदु मैंने इस आकृति के अंदर बना दिया जिसका नाम है ए। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ये मैंने कहाँ बनाया है? वक्र के अंदर बनाया है ना। ठीक है, एक बिंदु मैं बना रहा हूँ वक्र की, ये जो लाइन दिख रही है आपको, सीमा, इस पर बना रहा हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, ये बिल्कुल भी वक्र के अंदर नहीं है बच्चों, ये वक्र की सीमा पे है। बी मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, और एक बिंदु मैंने बना दिया वक्र के बाहर सी। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ए जो है वो कहलाएगा बच्चों वक्र का अभ्यंतर। इसे आप कहेंगे वक्र का अभ्यंतर, यानी इंटीरियर, यानी अंदर का भाग। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंदर का भाग ए कहलाएगा। अच्छा, बी जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों? बी कहलाएगा बच्चों वक्र की परिसीमा। बी कहलाएगा वक्र की परिसीमा, यानी बाउंड्री। आप इसे कह सकते हैं वक्र पर। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे, अंदाजा लग गया होगा सी क्या है। सी है वक्र का बहिर्भाग। ठीक है ना, ये कहलाता है वक्र का बहिर्भाग। और आप इसे बाहर का भाग भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में आप इसे कहेंगे एक्सटीरियर। ठीक है,
एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे है ना कि कौन सा वक्र का अभ्यंतर होता है, कौन सा वक्र की परिसीमा क्या है और वक्र का बहिर्भाग क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ बच्चों कि वक्र का जो अभ्यंतर है और उसकी जो परिसीमा है, ये वाला पूरा भाग, ये वाला जो पूरा भाग है, इसकी परिसीमा और इसका जो अभ्यंतर है पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा जो भाग है इसकी परिसीमा को मिला करके अंदर का, इसे आप कहते हैं क्षेत्र। ये वक्र का क्षेत्र कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं REGION, रीजन। ठीक, ये कहला गया। अब इसके बाद में आप ध्यान से समझिए अगली बात को। आप वक्र तो समझ ही गए क्या होता है, वक्र का क्षेत्र क्या होता है, ये भी आप समझ गए। और आपने ये भी जान लिया अभी कि वक्र का अभ्यंतर, परिसीमा, वक्र की और वक्र का बहिर्भाग यानी बाहर का भाग यानी उसका एक्सटीरियर क्या होता है। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं कुछ आकृतियाँ आपके सामने बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इनको देखिएगा। ठीक, ये हो गया, एक आकृति हो गई है ना। एक आकृति जो है, एक आकृति ये हो गई। ठीक है, और एक आकृति जो है ऐसी हो गई। ठीक है, ये एक आकृति हो गई। अच्छा, और एक आकृति मैं आपके सामने ऐसी बनाता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब इन आकृतियों में मैं नाम दे देता हूँ, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये है चौथी आकृति। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया बच्चों, एक बात ध्यान से समझिएगा कि ऐसी आकृतियाँ जो रेखाखंडों से मिलकर के बनती है। रेखाखंड क्या होते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका था पिछली प्रश्नावली में, है ना। तो जो ऐसी आकृति जो रेखाखंडों से मिलकर के बनती है, रेखाखंड जैसे कौन कौन से रेखाखंड हो गए, जैसे देखिए एक ये रेखाखंड हो गया, एक ये रेखाखंड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनसे मिलकर के जो आकृति बन रही है बच्चों, इस आकृति को हम कहेंगे बहुभुज। क्या कहेंगे इसको हम? बहुभुज। ये आकृतियाँ बहुभुज कहलाएंगी। चौथी वाली नहीं है, चौथी वाली आकृति बहुभुज नहीं कहलाएगी। बहुभुज को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों पॉलीगन। क्या कहते हैं इससे? पॉलीगन्स। ठीक है, इसे पॉलीगन्स कहेंगे। ठीक है, तो एक आकृति जो है वो तब बहुभुज होगी जब वह एक सरल सी बंद आकृति हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, और केवल रेखाखंडों से बनी है। ठीक है, तो आप जो है ऐसे बहुभुज को बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है ना, जब चाहे तब बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आप, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस प्रश्नावली को हल करने से पहले बच्चों, कि देखिए अब हम क्या करते हैं, एक आकृति मैं आपके सामने बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये एक आकृति हमने बच्चों यहाँ पे बनाई है, और ये जो बिंदु है ये C है, ये जो बिंदु है ये D है, ये जो बिंदु है वो B है, ये जो बिंदु है वो A है, और ये जो बिंदु है वो आपका E है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो बहुभुज आपके सामने दिख रहा है जो रेखाखंडों से बना है, इसकी है ना भुजाएं कहलाती हैं। कौन सी चीज़ें? बहुभुज जिसको हम कह रहे हैं, इसको बनाने वाले जो रेखाखंड है ना, जैसे कि ये हो गया, 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 ये जो है इसकी भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो बहुभुज ABCDE में अगर हम बात करें, ये ABCDE ही नाम है ना, कि भुजाएं कौन कौन सी है भाई बताइए आप, भुजाएं कौन कौन सी है बताइए। तो आप कहेंगे बच्चों कि सर AB एक भुजा है, BC भी एक भुजा है, एक CD है वो भी भुजा है, एक DE है वो भी भुजा है, और एक है EA, ये भी एक भुजा है। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं, जैसे कि E बिंदु, यहाँ पे देखो एक ये वाली और एक ये वाली भुजाएं आपस में मिल रही हैं, है ना, तो ये E बिंदु, एक D बिंदु, एक C बिंदु, B बिंदु, A बिंदु, जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं,
इसे हम भुजाओं के शीर्ष कहते हैं। इसे हम कहते हैं क्या है बच्चों? भुजाओं के शीर्ष कहते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि इसे वर्टेक्स कहेंगे, कोना कहेंगे, शीर्ष, भुजाओं के शीर्ष, जैसे ई। ठीक, इस तरह से। तो भुजा ए ई को देखिए आप और भुजा ई डी को देखिए, ये बिंदु ई पर मिलती है, तो ई जो है वो बहुभुज ए बी सी डी ई का एक शीर्ष हो गया। ठीक है, बी और सी इसके अन्य दो शीर्ष हो गए। ठीक है ना? तो आप समझ गए हैं कि शीर्ष क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो भुजाएं एक साथ आपस में आके कहाँ मिल रही हैं? लाल रंग से बता देता हूँ। जैसे ये ई डी है और ये सी डी है, ये दोनों भुजाएं सी डी और ई डी जो हैं ये बिंदु डी पर मिल रही हैं, बिंदु डी पर मिल रही हैं। तो बिंदु डी जो कहलाएगा, जो डी है वो कहलाएगा इन दो भुजाओं के लिए, आप समझ लीजिएगा कि ये कहलाएगा, दोनों भुजाएं कहलाएंगी आसन्न, एक मिनट, आसन्न भुजाएं। कौन कौन सी दो भुजाएं आसन्न कहलाएंगी बच्चों? एक ईडी और एक सीडी। ये दो आसन्न भुजाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक बिंदु जो है कौन सा, डी, वो कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, इसलिए। तो आसन्न भुजाएं क्या हो गई, ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखो बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु को हम आसन्न शीर्ष कहेंगे। शीर्ष ई और डी जो है वो आसन्न शीर्ष है। देखो ई और डी जो है ये आसन्न शीर्ष है। क्यों है ये आसन्न शीर्ष? इसलिए है क्योंकि ये एक ही भुजा के दो अंतः बिंदु है, तो ये आसन्न शीर्ष हो गए। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं इस ए की और ये डी की, तो क्या ये आसन्न शीर्ष कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी भी एक भुजा के अंतःशीर्ष नहीं है, ये अलग अलग भुजाओं के अंतःशीर्ष है, तो ये कभी भी आसन्न शीर्ष नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं एक रेखा ऐसी खींच दूँ जो ऐसे दो बिंदुओं को जो आसन्न शीर्ष नहीं है मिलाने का काम करती है, जैसे ए डी मैंने खींच दी, तो आप इसे कहेंगे कि ये है विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण है, डायगोनल्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो आप समझ गए कि विकर्ण क्या होते हैं, है ना? ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह से हमने जो है बच्चों यहाँ पे ये समझ लिया है, कुछ बुनियादी बातें समझ ली। अब जो है हम यहाँ पर प्रश्नावली को हल करने चलेंगे, ताकि अच्छे से हमें चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएं, समझ में आ जाए। चलिए तो अभी समझ लेते हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिए, बता देता हूँ। ठीक, अब पहला प्रश्न पे आइए। लिखा है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहले या तो खुले वक्रों में और बाद में फिर बंद वक्र में। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सबसे पहले एक, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 नाम दे दिया। अब ठीक है, आप करते हैं। तो पहले नंबर पे जो आकृति है वो कैसा वक्र दिख रहा है आपको? जेड जो बना हुआ है, खुला वक्र है ये, तो इसको लिख दीजिए खुला वक्र। दूसरे नंबर पे आइए, बताइए दूसरी जो आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको? बंद वक्र, है ना? ये बंद वक्र हो गया। तीसरी जो आकृति है बताइए भाई कैसी है? तीसरी आकृति जो है वो खुला वक्र है, खुला वक्र। चौथी आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको, बताइए? चौथी आकृति एक बंद वक्र है, बंद वक्र। ठीक, पांचवी भी एक बंद वक्र है। ठीक, तो इस तरह से हमने इसे हल कर दिया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निम्न को स्पष्ट करने के लिए आकृतियां बनाइए, खुले वक्र को भी और बंद वक्र को भी। तो ठीक है भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया पहले खुला वक्र, खुला वक्र। अगर इसे परिभाषित करना है तो कैसी आकृति बना सकते हैं खुले में? जैसे एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, ऐसा बना दीजिए, और ये भी जो है ये सब की सब खुले वक्र हो गए। ठीक, अब बंद वक्र को परिभाषित कर दीजिए, बंद वक्र। तो बंद वक्र को किस तरह से परिभाषित करेंगे बताइए आप? बंद वक्र बनाने पड़ेंगे, है ना? तो जैसे कि ये हो गया, ये एक बंद वक्र है, ये एक बंद वक्र है, ये एक बंद वक्र है,
ये एक बंद वक्र है, ये भी एक बंद वक्र है। ठीक, इस तरह से ये हो गए आपके बंद वक्र। ठीक है, अब आगे बढ़िए और आगे बढ़ने के बाद बात कीजिए प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या लिखा है? कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। ठीक है, कोई भी बहुभुज खींच सकते हैं। तो मैं एक बहुभुज आपके सामने खींच देता हूं अभी। ये मैंने एक बहुभुज खींच दिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये बहुभुज खींच दिया मैंने आपके सामने। बोला है इसे इसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए, यानी छायांकित करना है। तो चलिए भाई, अब इसके अभ्यंतर को छायांकित कर देते हैं, प्रयास करते हैं करने का। ये हमने इसके अभ्यंतर को छायांकित कर दिया। ठीक है, आप एकदम परफेक्शन के साथ कीजिएगा, क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं बन पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसे छायांकित कर देंगे। स्पष्ट है? ठीक है, चलिए अब जो है अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। क्या दिया है भैया प्रश्न क्रमांक 4 में? पढ़ते हैं जरा। लिखा है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो आकृति है इसको देख ही रहे हैं आप जो दाईं ओर है। अब हमें क्या करना है? हमें प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न, क्या यह एक वक्र है? अभी जवाब दे दीजिए भैया इसका। लिख दीजिए बच्चों, हाँ यह एक वक्र है। ठीक, इसके दूसरा है, क्या यह बंद है? तो लिख दीजिए हाँ यह बंद वक्र है। ठीक, ये हो गया जवाब हमारा। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। क्या है 5वां प्रश्न? पढ़िए। ये कह रहा है हमें 5वां प्रश्न, ध्यान से समझिएगा आप, कि रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल संभव होगा। पहला है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। अब हमें एक ऐसा बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है। तो भाई देखिएगा, बहुभुज अगर वो नहीं है तो हमें वो वक्र कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा ताकि एक भी भुजा उसमें हमें मिलती हुई प्रतीत ना हो। तो ये जो है ये बंद वक्र हो गया जो बहुभुज नहीं है। यहाँ पे कोई भुजाएं आपस में नहीं मिल रही। ठीक, इसके बाद में अगला क्या है? केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र हमें बनाना है, जो रेखाखंडों से बनी है और खुला हो। तो ठीक है, बना देते हैं बी वाले के लिए। ये हो गया। ठीक, इसके बाद में कहा है 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाइए, जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 2 भुजाएं हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, क्या ये संभव है कि 2 भुजा वाला एक बहुभुज बना दें? ये 2 भुजा हो गई, ये कहाँ से बहुभुज हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एक बंद वक्र होता है। तो ये गलत है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सी का उत्तर। सी का जो उत्तर है वो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों, कि आपको बस इतना लिखना है यहाँ पे, 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। बस इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो प्रश्नावली है इसके प्रश्नों को हमें किस तरह से हल करना है, और जो एक बुनियादी कंसेप्ट, एक अवधारणा है, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर अगर पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप कितने अच्छे से इस वीडियो को समझ पाए हैं, है ना। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी बच्चों, अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।